नमस्कार। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण की शुरुआत करेंगे वर्ण परिचय से। मैं डॉक्टर वंदना पांडे, MLG हाई स्कूल मधुपुर। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्याकरण होता क्या है। बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण विचार में वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद, वर्णों को मिलाने की विधि और लिखने की विधि बताई जाती है। वर्ण विचार में हम लोग क्या क्या सीखते हैं? वर्णों का उच्चारण, उनका जो रूप है वो, आकार, वर्णों के कितने भेद हैं, वर्णों को कैसे मिलाया जाता है अर्थात संयोजन, और उन्हें कैसे मिलाकर लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। शब्द विचार, शब्द विचार में शब्दों के भेद, शब्दों की व्युत्पत्ति अर्थात शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ, शब्द कैसे आए, कहाँ से आए, रचना, उनका रूप और उनका प्रयोग, इन सारी बातों का हम लोग अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत व्याकरण में करते हैं। इसके बाद आता है पद विचार। पद विचार में पद तथा पद के भेदों का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? पद और पद के भेदों का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर है। सामान्य तौर पर शब्द और पद दोनों को एक समान ही माना जाता है, किंतु व्याकरणिक दृष्टिकोण से शब्द और पद में पर्याप्त अंतर है। चौथा भेद है हमारा, चौथा व्याकरण का अंग है वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की रचना, उनके भेद, वाक्य बनाना, वाक्यों को अलग करना, विराम चिन्हों का प्रयोग, पद परिचय, वाक्य निर्माण, गठन, प्रयोग, उनके प्रकार आदि का अध्ययन करवाया जाता है। अर्थात हम लोग सबसे पहले वर्ण सीखते हैं, वर्ण से शब्द बनाते हैं, शब्द से पद बनाते हैं और पद से विभिन्न प्रकार के वाक्यों का निर्माण करते हैं, और इन्हीं वाक्यों के साथ क्या बन जाता है बच्चों? भाषा का निर्माण हो जाता है। भाषा किसे कहते हैं? अपने हृदय के विचार प्रकट करने के लिए हम अपने विचारों को या बात को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचारों को या बात को स्वयं जानना चाहते हैं। तो अपने विचारों के इस आदान प्रदान को हम वाणी, लेखनी अथवा संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं। इस प्रकार से वाणी या लेखनी के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना अथवा दूसरों के विचारों से अवगत होना ही, अवगत होने का जो माध्यम है वह क्या है? वही भाषा कहलाता है। अवगत होने का जो माध्यम है वह क्या कहलाता है? भाषा। अब हमने भाषा के अंतर्गत पढ़ा कि उसको लिखने का, तो जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं, जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों का एक निश्चित आकार प्रकार होता है, और वही निश्चित आकार प्रकार जो चिन्ह माने गए हैं कि क के लिए हमें, मान लीजिए हमें हिंदी भाषा में जब हम लिखते हैं तो हमें पता है कि क हम ऐसे ही लिखते हैं, अगर ख लिखना होगा तो हम यूं लिखेंगे। ये क्या है? इन्हें हम लिपि कहते हैं। अर्थात जो किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिपि भाषा का लिखित रूप होता है।
यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियों का हम लोगों ने यहाँ पर एक बना के रखा है मैंने। इसे देखिए, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। इसी प्रकार पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू और फारसी की लिपि है फारसी। अरबी की लिपि है अरबी। बंगला भाषा की लिपि है बंगला। रूसी भाषा की लिपि है रूसी। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश की लिपि है रोमन। अब आते हैं हम लोग वर्ण किसे कहते हैं। चूँकि भाषा में हम लोगों व्याकरण में सबसे पहले हम लोगों को वर्ण विचार पढ़ना है, तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, अर्थात इससे कोई छोटा हो नहीं सकता, अर्थात जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण या ध्वनि कहते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 3 भेद हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और प्लूत वर्ण। अब हम लोग जानेंगे कि स्वर के ये 3 वर्ण कौन कौन से हैं और इन वर्णों के अंतर्गत कितने वर्ण और आते हैं। सबसे पहले स्वर वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े वे स्वर कहलाते हैं। अन्य किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण हो वो स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर वर्ण के 3 प्रकार के होते हैं स्वर वर्ण। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है तथा इनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये मूल स्वर भी कहलाते हैं। जो ह्रस्व स्वर हैं ये मूल स्वर भी कहलाते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 5। और कौन कौन से मूल स्वर हैं? अ, ई, उ, री और री। अ, ई, उ, री और री। अब आता है दूसरा नंबर, दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ये 2 समान मूल स्वरों के योग से बनते हैं। 2 समान, हमने पढ़ा कि 5 मूल स्वर होते हैं जो ह्रस्व होते हैं, तो 2 समान मूल स्वरों के योग से दीर्घ स्वर बनते हैं। जैसे अ जोड़ अ, एक दीर्घ स्वर बन गया आ। इसी तरह ई जोड़ ई, दीर्घ स्वर बन गया ई। उ जोड़ उ, इससे दीर्घ स्वर बन गया दीर्घऊ। री जोड़ री से दीर्घ स्वर बन गया री। और इनकी संख्या कितनी हो गई? आ, ई, उ और री। कितनी संख्या हो गई? 4। संयुक्त स्वर, इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं हम लोग। जो भिन्न भिन्न स्वरों के योग से बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ और ई जब दोनों मिले तो बन गया ए। अ जोड़ ए जब मिल गए तो बन गया ए। अ जोड़ उ के मिलने से बना ओ। अ जोड़ ओ के मिलने से बनता है औ। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि टोटल वर्ण कितने हो गए। हमने कितने मूल स्वर पढ़े? 5। दीर्घ स्वर 4 और संयुक्त स्वर भी 4। तो सब मिलाकर कितने हो गए? 9। सब मिलाकर हो गए 13। तो कुल कितने स्वर वर्ण हैं? 13। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? व्यंजन वर्ण। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं
वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण में को दो भागों में भी बांटा जाता है, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। क से लेकर म तक जो स्पर्श व्यंजन वर्ण है, इन्हें 5 बराबर भागों में बांट दिया गया है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ण हो गए। इसके बाद शुरू होता है छठा वर्ण, च, छ, ज, झ, य। इसी प्रकार तीसरा शुरू होता है ट से, ट, ठ, ड, ढ, ण। अब वर्गीय व्यंजन जो हैं, यूँ तो क से लेकर म तक 25 वर्ण हैं, किंतु इन्हें 5 बराबर वर्गों में तो 25 वर्ण को बराबर करने के लिए 5-5 वर्ण, जैसे क से लेकर अंग तक के जो 5 वर्ण हैं, इनको एक वर्ग में रखा गया और इनके प्रथम वर्ण के नाम पर इस वर्ग का नाम रख दिया गया क वर्ग। इनका नाम क्या रख दिया गया? क वर्ग। इसी तरह से च से लेकर य तक के वर्ग का नाम रख दिया गया च वर्ग। क्या रख दिया गया? च वर्ग। ट से लेकर ण तक के वर्ण का नाम रख दिया गया ट वर्ग। अर्थात अब 5 वर्ग इसमें से कौन कौन आते हैं हम देखते हैं यहाँ पे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग बने और इन 5 वर्गों को स्पर्श व्यंजन यानी 25 वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत रखा गया। इन 5 वर्गों के 25 वर्णों को। अब अवर्गीय व्यंजन की ओर आते हैं हम लोग। अवर्गीय व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन आते हैं जो 4 हैं। य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। बच्चों, इसके अलावा ड़ और ढ़ ये 2 अन्य वर्ण हैं और अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। इसके साथ ही जो हिंदी और संस्कृत भाषाओं में सामान्य तौर पर प्रयोग होता है, लेकिन यह वर्ण के अंतर्गत आगत वर्ण के रूप में माना जाता है। अब देखते हैं कि हमारे वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई। अब हमारे कुल वर्णों की संख्या हो गई 51, अर्थात 13 स्वर वर्ण, 33 व्यंजन वर्ण, 2 अन्य वर्ण, उसके अलावा 2 अयोगवाह और 1 हो गया हमारा आगत वर्ण। इसके अलावा संस्कृत भाषा में बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जो संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं और उन्हें संयुक्त वर्ण के रूप में रखा जाता है, किंतु वर्णमाला के अंतर्गत उनकी गिनती नहीं की जाती है। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अक्ष किन 3 वर्णों के मेल से बना है? क जोड़ मूर्धन्य स जोड़ अ बराबर अक्ष, ज जोड़ य जोड़ अ बराबर ज्ञ, त जोड़ र बराबर जोड़ अ बराबर त्र, तालव्य स जोड़ र जोड़ अ बराबर स्र। इस प्रकार
और भी कुछ व्यंजन वर्ण हैं, जैसे द्य, विद्यालय वाला द्य हम लोग लिखते हैं। इसमें कौन से वर्ण मिले हुए हैं? द जोड़ य जोड़ अ बराबर द्य। अब आते हैं हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर मैंने वर्णमाला के सभी वर्णों को लिख दिया है एक साथ। क ख ग अ, स्वर वर्ण में सबसे पहले अ आ ई उ री री ए ऐ ओ औ, ये 13 स्वर हो गए यहाँ पे। उसी तरह से व्यंजन वर्ण में स्पर्श वर्ण के ये 25 वर्ण मैंने लिख दिए। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। अंतस्थ वर्ण य र ल व। ऊष्म वर्ण तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, श, स, ह। अन्य वर्ण में ड़ और ढ। अयोगवाह अंग, अह, आगत वर्ण औ। अब हम लोग बच्चों सीखेंगे मात्राएं। हम लोगों ने पढ़ा कि व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो किसी भी व्यंजन में का जो मूल रूप होता है वह हलंत होता है। अर्थात जैसे हमने लिखा क, तो यहाँ पर हलंत होता है। यह मूल व्यंजन है। जब हम इसे पूरा करते हैं तो इसमें हमें अ लिखना पड़ता है, तब जाकर ये बनता है क, अर्थात पूरा एक व्यंजन। तो अ की सहायता से वर्णों को हम लोग पूरा करते हैं। लेकिन अ के अलावा जितने भी स्वर वर्ण हैं, जैसे आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ये जितने भी हैं, इनकी मात्राएं होती हैं जो स्वर व्यंजन वर्णों के साथ लगती हैं। जैसे आ से आ की मात्रा लगी और बन गया क जोड़ आ का। क जोड़ ई, देखिए ई की मात्रा कैसे लिखते हैं? ऐसे। की, दीर्घ की मात्रा कैसे लिखते हैं? ऐसे, अर्थात यूं। की, ऊ की मात्रा नीचे लिखी जाती है। कू, दीर्घऊ की मात्रा दूसरी तरफ से घूमती है। दीर्घऊ, कू। री, क्री, मात्रा कैसे लिखी गई री वाली? देखिए री की मात्रा कैसे लिखी गई? ये स्वर वर्ण है, ये री है। इसकी मात्रा कैसे लिखी जाती है? अगर हम लगाएंगे क लिखते हैं तो क में लगाएंगे यहाँ पर क्री, ये बन गया री। री, क्री। ए की मात्रा कैसे होती है? यूं, अर्थात नीचे अगर वर्ण है तो क में ए की मात्रा के। ऐ, इसी में 2 मात्राएं होती हैं ऐ में। कै, ओ की मात्रा कैसे होती है? वर्ण के साथ एक लाइन होता है और उस लाइन के ऊपर एक एकार की मात्रा होती है, तो होता है ओ। क में ओ की मात्रा लगकर बन गया को। औ की मात्रा क्या होती है? ओ कार की मात्रा में ऊपर 2 एकार लगाने, अर्थात ऐकार, तो हो गया कौ। औ, कौ। अंग, एक हम लोग जानते हैं कि अनुस्वार एक बिंदी है जो किसी भी वर्ण के ऊपर अर्थात उसके माथे पर लगता है, और आह उसके बगल में विसर्ग।
हो गया आह। इस मात्रा को हम लोग याद करेंगे कैसे, आ की मात्रा कैसे लगी। देखिए अब एक बार हम लोग फिर से मात्राओं की प्रैक्टिस करते हैं। आ की मात्रा कैसे लगी, यूँ, ये हो गई आ की मात्रा। हर्षई की मात्रा ये हो गई। दीर्घई की मात्रा ये हो गई। हर्षऊ की मात्रा ऐसे, दीर्घऊ की मात्रा ऐसे, एकार की मात्रा ऐसे और ऐकार की मात्रा ऐसे। ओकार लिखने के लिए हमें ऐसे लिखना होगा और औकार, देखिए री की मात्रा कैसे लगाएंगे हम, यूं, अंग और आह। ये हो गई हमारी मात्राओं की प्रैक्टिस। अब जरा सभी वर्णों के साथ हम इन मात्राओं को लगाकर देखते हैं कैसे होता है। क का की कु कु के कै को कौ कं कह क्री। ख खा खी खी खू खू खे खै खो खौ खं खह। ग गा गी गू गू गे गै गो गौ गं गह। घ घा घी घू घू घे घै घो गौ घं घ ग्री। च चा ची चू चू चे चे चो चौ चंग चह। छ छा छी छू छू छे छे छो छौ छंग छह। इस तरह से हम लोग इसको एक लय में पढ़कर याद करने की कोशिश करेंगे। क का की कु कु के कै को कौ कं कह। ख खा खी खू खू खे खै खो खौ खं खह। इसी तरह से हम लोग नीचे तक सभी वर्णों का खुद से लिखेंगे और लिखने के साथ साथ उसको याद भी करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हम लोग वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। ये होता क्या है, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। जब वर्ण का टुकड़ा ही नहीं हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि स्वर में भी मूल 5 स्वर हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। उसके अलावा बाकी स्वर वर्ण जो हैं वो व्यंजन वर्ण में मात्राओं की तरह जुड़ते हैं। और अब जब कोई शब्द हम लिखते हैं तो उन शब्दों से वर्णों को अलग अलग करके जब हम लिखते हैं, सभी वर्णों को अलग अलग, तो हम उसे वर्ण विच्छेद, वर्ण वियोजन या वर्ण विन्यास के नाम से जानते हैं। वर्ण विच्छेद, वर्ण वियोजन और वर्ण विन्यास, बच्चे याद रखेंगे ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। वर्ण विच्छेद, वर्ण वियोजन और वर्ण विन्यास। जैसे छात्रः एक शब्द है हमारे पास, छात्रः का हमने वर्ण वियोजन कैसे किया, छ में हलंत अर्थात इसमें अ भी नहीं है, जोड़ अ, जोड़ त, जोड़ र, जोड़ अह, तब बन गया छात्रः। इसी तरह से कक्षा, क जोड़ अ, जोड़ क, जोड़ स, जोड़ आ, कक्षा। आप देख रहे हैं कि इसमें एक भी वर्ण एक साथ नहीं है। इसी तरह से अम्बा, अ जोड़ म, जोड़ ब, जोड़ आ। यहाँ देखिए म और ब के बीच में स्वर वर्ण नहीं है क्योंकि दोनों संयुक्त व्यंजन है। अम्बा। इसी प्रकार यद्यपि, य जोड़ अ, द जोड़ य और अ, यद्य, प जोड़ ई। यहाँ पर आप देख रहे हैं ई की मात्रा प के पहले दिख रही है, लेकिन हम लोग जब वर्ण विन्यास कर रहे हैं तो प के बाद ही आया, अर्थात हम प पहले बोलते हैं, मात्रा उसमें बाद में लगाते हैं, तो वर्ण वियोजन में मात्रा उसके बाद ही लिखी जाएगी। उसी तरह से नारी, न जोड़ आ जोड़ र जोड़ ई, नारी। सूर्य, स जोड़ उ। अब देखिए यहाँ पे रेफ है, य के ऊपर रेफ है, तो उच्चारण हम करेंगे, उच्चारण करके देखेंगे कि पहले हम र का उच्चारण करते हैं या य का। तो सूर्य में सु के बाद हम पहले र का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा
र जोड़ य जोड़ अह, सूर्यः। लेकिन चक्रम में क में र की मात्रा है, र संयुक्त है, लेकिन यहाँ पर हमने क के बाद र दिया है, जैसे च जोड़ अ। उसके बाद हम फिर क्र को देखेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं क्र, अर्थात क पहले कहते हैं र बाद में। तो हम क्या करेंगे, क को पहले लिखेंगे, क जोड़ र जोड़ अ जोड़ म, चक्रम। तो वर्ण विन्यास या वर्ण वियोजन करते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि कैसे हम एक एक वर्ण को, अर्थात जो स्वर पूरे करते हैं, जैसे छात्र में छ, कक्षा में यहाँ पर आ हो जाएगा, छात्रः, छ जोड़ आ। तो छ में आ की मात्रा लगी हुई है, तो हमने छ को अलग किया, उसके बाद उसमें आ की मात्रा लगाई। लेकिन यहाँ देखिए क में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन क के मूल व्यंजन को हमने अलग किया, अर्थात हलंत वाला क अलग से लिखा, और उसमें जो स्वर हमने लगाकर उसे पूरा किया है अ, उसको भी अलग करके लिखा है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि अलग अलग वर्णों को जोड़कर लिखना वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे क जोड़ अ जोड़ व जोड़ इह, क्या बन गया, कवि। उसी तरह से य जोड़ अ, म जोड़ उ जोड़ न जोड़ आ, क्या बन गया, य मु ना। उसी तरह से क जोड़ अ, क न जोड़ य, नय, और न्य, न जोड़ य, न्य और आकर, क्या बन गया, कन्या। प जोड़ उ, पु, स जोड़ त, स्त जोड़ अ, स्त, और क जोड़ अ, पुस्तक, और इसमें म लगा हुआ है, तो म जोड़ अ अर्थात पुस्तकम। यहाँ पर अ नहीं होगा, चूँकि लास्ट में आधा म है, इसलिए अ नहीं होगा, हम आधा म देकर ही छोड़ देंगे। उसी तरह से द जोड़ ए, दे, और व जोड़ अह, क्या हो गया, देवः। क जोड़ री, क्री, और स जोड़ी कृषि। प जोड़ अ, प, त जोड़ र जोड़ अ, त्र, पत्र, और आधा म, क्या बन गया, पत्रम। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो है उसे निश्चित रूप से टच कर दें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की खबर सरलतापूर्वक मिल जाए। थैंक यू।